नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आपने वो कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चीन वही खिसियानी बिल्ली की भूमिका में इस समय नज़र आ रहा है। जब से उसने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री को गलबहियाँ करते हुए देखा, उसे मिर्ची लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के राजकीय दौरे से लौट आए हैं। और मोदी के इस दौरे से भारत को तमाम बड़ी उपलब्धियां हाथ लगी हैं। रक्षा क्षेत्र से लेकर के निवेश के क्षेत्र तक भारत को मोदी के अमेरिकी दौरे से इतना कुछ हासिल हुआ है, जितना शायद आज तक कभी हुआ हो। मोदी का मिस्र दौरा खाड़ी देशों के लिए मोदी की सरकार की कूटनीति और भारत में रहने वालों के लिए एक बड़ा मैसेज लेकर के आया है। लेकिन आप देखिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में मोदी के दौरे का हवाला देते हुए भारत और अमेरिका के प्रति पूरी तरह से आग उगली है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि भारत को अमेरिका चीन के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी लिखा है कि मोदी इससे पहले 6 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन ये उनकी पहली यात्रा है राजकीय, यानी कि उनका ये स्टेट टूर था। और भारत के साथ साझेदारी कर अमेरिका खुद को मजबूत करना चाहता है और दुनिया में चीन के विकास को रोकना चाहता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि चीन के पेट में भारत और अमेरिका की दोस्ती से मरोड़ के उठ रहे हैं। क्या डर है चीन को? और टोटलिटी में ये दौरा कैसा रहने वाला है? और ग्लोबल टाइम्स ने ये जहर क्यों उगला है, अमेरिका के खिलाफ भी और भारत के खिलाफ भी? तो मेरे आज के मेहमान हैं केसी गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पे। थैंक यू। नमस्कार। केसी गुप्ता जी स्वयं रक्षा मामलों के जानकार भी हैं और प्रशासनिक सेवाएं डिफेंस में दे चुके हैं। सर, ये चीन के जो ये ग्लोबल टाइम्स है, इसने इतना जहर उगला है और अमेरिका के जो व्यापार बढ़ रहा है उसका भी जिक्र किया है। उसे क्या साजिश लग रही है इसमें? देखिए, इससे पहले कि आप साजिश या कुछ और कहें, जी। आपको चीन की पोजीशन समझने की कोशिश करनी चाहिए। राइट। ये बात साफ है कि अभी तक भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। जी। एक समय था जब सोवियत संघ हुआ करता, रशिया से पहले, तब दोनों में बराबर की टक्कर थी और दोनों एक दूसरे के राइवल थे। जी। तो राइवलरी उस वक्त इनकी ध्वस्त हो गई जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और वो बहुत सारे छोटे-छोटे देश उनसे जो थे वो अलग हो गए और रशिया अकेला रह गया। जी। और उस समय रशिया की इकोनॉमी बड़ी बुरी हालत में थी। चाइना दूसरी तरफ बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था और रशिया ने भी, चूँकि उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत बड़ा था, उनके पास न्यूक्लियर के जो परमाणु जो हथियार थे, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी सुधारा और दोबारा से उन्होंने एक वर्ल्ड पावर का अपना स्टेटस रीगेन कर लिया। जबकि चाइना की आकांक्षा ये है कि वो भी एक वर्ल्ड पावर बने और अब तो हालत ये है कि वो, उनकी एम्बिशन ये है, उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति बन जाएँ, आर्थिक क्षेत्र में भी और सैन्य क्षेत्र में भी। ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ दशकों में चीन ने इतनी द्रुत गति से, इतनी तीव्र गति से आर्थिक विकास किया है कि दुनिया भर के बाजार उसके माल से अटे पड़े हैं। जी। अमेरिका भी देख रहा है कि चीन कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसे भी इस बात की आशंका है कि उसकी जो नंबर 1 की पोज़ीशन है दुनिया में, उसके लिए चीन एक भावी चुनौती है। जी। तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में होता है कि हर देश अपने-अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नीतियाँ बनाता है, अपनी विदेश नीति बनाता है, अपनी व्यापार नीति बनाता है। अब चाइना आज से ही नहीं, बहुत पहले से उनको ये आशंका है कि जब वो विश्वव्यापी शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, आज से 50 साल पहले भी उनकी ये सोच थी,
तो उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कोई होने वाला है तो वो भारत होने वाला है, क्योंकि जी, भारत भी एक शक्तिशाली देश है, एशिया में एक रीजनल पावर का उसका दर्जा है, न्यूक्लियर पावर है, और पिछले कई वर्षों से हमारी अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। जी, जी, हालांकि सच है कि हम चीन के मुकाबले बहुत पीछे हैं, आज भी बहुत पीछे हैं, लेकिन जिस गति से तरक्की हमने की है और जो हमारी भविष्य की योजनाएं हैं, खासकर जो पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तो इन दो चीज़ों पे फोकस इतना बड़ा रहा है कि चीन को अब ये डर लगने लगा है कि भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा और उसकी जो पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने की ख्वाहिश है, जो आकांक्षा है, उसके रास्ते में भारत रोड़ा बनने वाला है। लेकिन भारत को अपनी नीतियाँ, जैसे सभी देश करते हैं, इस उद्देश्य को ध्यान में रख के बनानी है कि हमारे अपने राष्ट्रीय हित कहाँ हैं। वो ज़माने लग गए जब नेहरू जी के वक़्त में हम आदर्शवादी नीतियाँ बनाते थे। हम कहते थे कि हम दोनों गुटों में किसी में शामिल नहीं होंगे। हम तो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता बनेंगे और हम लोगों को पंचशील और दूसरी चीज़ें उनको सिखाएँगे, पढ़ाएँगे और इस तरह से अपने आप को विश्व गुरु होने का दंभ पाले रहेंगे। इस सरकार की सोच बहुत डिफरेंट है, ये प्रैग्मैटिक है, प्रैक्टिकल है। इनकी नीतियाँ इस हिसाब से बनाई जाती हैं कि हमारे देश के वास्तविक हित कहाँ पर है। एक छोटा-सा उदाहरण मैं दूँ अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। जी, जी, श्योर। जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो ये शायद भारत के इतिहास में, भारत की विदेश नीति के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद पहला मौका था जब हमारी सरकार ने रशिया से इस बात की कीमत वसूल की कि हम जो है न्यूट्रल रहेंगे। जी, यानी हम उनके साथ तो खुलकर आए ही नहीं, हमको आना ही नहीं था, हमको तो न्यूट्रल ही रहना था, निरपेक्ष और तटस्थ रहना था, लेकिन इस बात की भी हमने उनसे कीमत वसूल की। हमने उनसे सस्ते दामों पर तेल लिया और जो लिया वो हमारी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा था। हमने उसको रिफ़ाइन करके अपने देश में, हमारे पास रिफ़ाइनिंग की कैपेसिटी काफ़ी सरप्लस इन वर्षों में क्रिएट हो गई है। उसको रिफ़ाइन करके उसके डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना के हमने यूरोप के देशों तक को बेचा, जिन्हें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दिक्कत हो रही थी रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से। बहुत सस्ते दामों पर हमने वो रशिया से लिया। तो ये एक बहुत ही एक नई दिशा हमारी विदेश नीति ने अपनाई है, जिसमें हम उन देशों से जो ट्रेडिशनली हमारे बेशक मित्र रहे हैं, लेकिन जो फ़ेवर हमने उनके साथ किया, उनका विरोध ना करके उसकी भी कीमत वसूल की है। ये भारत के बढ़ते हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है कि अब आप किसी दबाव में या किसी धौंस में भारत को दबा नहीं सकते हैं। उसको जो बात कहनी है कहेंगे। आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से पूरे कैमरा, पूरी प्रेस के सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जी, पुतिन के सामने ही उनके मुँह पर कहा कि भैया ये जो है, अब युद्ध का ज़माना नहीं है। यही जी, बात जी, उन्होंने अभी हाल ही में अपनी अमेरिका की शिखर वार्ता में भी दोहराई, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी। इन दोनों बातों को आप एक साथ रख के देखेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये भारत का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, ये केवल हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ही सरकार नहीं कहती है, बल्कि अपने क्रियाकलापों से पूरे विश्व भर में इस बात को साबित करती है। तो ऐसे में अब चाइना की फ्रस्ट्रेशन समझने की बात ये है कि एक तो हम इतनी तेज़ गति से विकास कर रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं। आज हमारा जो ढाँचा, ख़ासकर हाईवे और फ्लाईओवर्स को लेकर के, और जो नई से नई किस्म की जो ट्रेन चल रही है, जिस गति से हमारा स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम भी कहीं जो विकसित देश हैं, उनके नज़दीक तक पहुँच रहे हैं और अगर ये सब ठीक ऐसे चलता रहा तो जल्दी वहाँ पहुँच भी जाएँगे। तो जी, जी, चाइना की फ्रस्ट्रेशन ये है कि इंडिया इतनी तेज़ गति से प्रगति कर रहा है और जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, वहाँ भी हमने जिस तरह के सौदे किए हैं। पहले एक सौदा कभी आपने किया था 1985 में जी, बोफर्स का, वो इतना बड़ा स्कैंडल बन गया कि 30 साल तक किसी ने कुछ खरीदने की हिम्मत नहीं की। जी, जी, और हमारे तो रक्षा मंत्री ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि भई हमारे पास तो इतना गोला बारूद भी नहीं है कि हम 15 दिन भी चाइना का मुकाबला कर सकें। तो उन दिनों से आगे बढ़कर आज हमने नए-नए सौदे किए हैं, फ्रांस से राफ़ेल खरीदे हैं, हुँ, हुँ, रशिया से एस-400 लिए हैं और अभी जैसा आपने बताया अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, अमेरिका के साथ जो हमारे
अभी प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान जो समझौते हुए हैं, उनकी डिटेल अभी आनी बाकी है। हालाँकि ये बात लेकिन सच है कि आर्थिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में हमें बहुत लाभ होने वाला है और हमारी प्रगति में ये दोनों बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। और जो दुनिया के सबसे अमीर हैं, ये एलन मस्क साहब, इन्होंने तो कहा कि जो वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाएंगे उसकी फैक्ट्री भी भारतवर्ष में खुलेगी। जी तो कहने का मतलब ये प्रमाण है विदेशी इन्वेस्टर्स का भारत की व्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में, और भारत का की जो भूमिका दुनिया भर के अफेयर्स में हो सकती है, उसको लेकर उनका विश्वास है। तो एक अपने बिल्कुल विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से लबरेज जब भारत तरक्की कर रहा है, तो चीन को तकलीफ होनी स्वाभाविक है। जो मैंने शुरू में कहा कि आज की सोच नहीं, 50 साल पहले भी उनकी यही सोच थी कि अगर चीन को पूरी दुनिया में नंबर 1 पावर बनना है, तो उसके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा भारत ही है। इसी दूरदृष्टि को रख के सामने, बोलो बहुत दूरदृष्टा हैं, देखिए वो, उनको आप कम करके नहीं आंक सकते। बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत मेहनती हैं और वो, उनमें राष्ट्र प्रेम बहुत कूट-कूट के भरा हुआ है, इसीलिए जी वो जी इतनी तेज़ गति से प्रगति कर रहे हैं। जी भारत को रोकने के लिए जो उन्होंने शुरू से ही जो अ, कहिए चालें चली हैं, या उन्होंने स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए हैं, जिसे हम अगर हम्म, उसकी भाषा में कहें, डिप्लोमेसी की भाषा में कहें, तो पाकिस्तान बिल्कुल उनकी गोद में है। सीपीईसी का जो उनका है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम पर उन्होंने, चाइना ने वहाँ अपनी जड़ें इतनी मजबूत जमा ली हैं, इतना सारा पैसा उनको दिया है कि आज पाकिस्तान का सर्वाइवल बहुत कुछ चाइना की कृपा पर निर्भर है। ये तो हुए उत्तर पश्चिम की बात। अब आप थोड़ा अगर आएंगे इधर उत्तर में पूरब की तरफ, तो वो जो है, इधर हिमाचल और उत्तराखंड में तो हमारी सीधी सीमाएं लगती हैं, और पूर्व में हम्म, आइएगा तो नेपाल को उन्होंने अपने पाले में रखने के लिए रोज वो नए नए प्रोग्राम करते हैं। हालांकि उसमें हम भी जी अपने जी एफर्ट्स कर रहे हैं कि नेपाल उनकी तरफ पूरी तरह से ना चला जाए। भूटान से उनके बड़े सीरियस मतभेद हैं, तो इसलिए नहीं हो पा रहा। लेकिन और आप अगर दक्षिण पूर्व में आते हैं, तो जो बांग्लादेश है वो उन्होंने उसको अपने प्रभाव में ले रखा है। और वहाँ से फिर बंगाली खाड़ी को पार करके जब दक्षिण में गए, दूर दक्षिण में, तो भारत के दक्षिण में जो छोटा सा देश है अपना ये श्रीलंका, वो उनके प्रभाव में, उन्होंने उसको इतने सारे कर्ज दिए हुए हैं, इतना सारा पैसा उनको दिया हुआ है, वहाँ पर उन्होंने इतने सारे अपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बनाने के समझौते किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत को चारों तरफ से घेरने की जो उनकी योजना आज से ही नहीं, पिछले कई दशकों से चल रही है, वो इसी उद्देश्य को सामने रख के चल रही है कि उनको एक खतरा है कि उनके वर्ल्ड पावर बनने के रास्ते में भारत सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला है। जी जी अब अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन को वो इस तरह के जो एडिटोरियल लिख रहे हैं, इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं अपनी भड़ास। अब आपने ठीक कहा कि भाई ये तो वही बात है कि किसानी बल्ली खंबा नोचे, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? उसकी इन बातों से ना तो अमेरिका को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना भारत को पड़ने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही देश आखिरकार तो अपने-अपने राष्ट्रीय हितों को सामने रखकर ही अपनी नीति बनाएँगे, बना रहे हैं और उसी के ऊपर आगे चलेंगे। तो ये बात है। अच्छा, इसकी फ्रस्ट्रेशन शब्द आपने बिल्कुल सही फिट किया यहाँ। फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि इसने आगे ये लिखा है कि अमेरिका की इन कोशिशों को समझना मुश्किल नहीं है। ये साजिश विफल होगी क्योंकि वैश्विक आपूर्ति चेन में चीन जिस स्थिति में है, उसे वहाँ से भारत या कोई और अर्थव्यवस्था हटा नहीं सकती। मतलब उसने अपना भविष्य भी बता दिया है। क्या कर रहा है ये चीन? देखिए, पहली बात तो इसको साजिश कहना गलत है। ये हुँ, साजिश नहीं है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा बिल्कुल कि ओपन रहा प्रत्येक सब कुछ। देश अपने अपने हाँ, ओपन है सब में, और फिर वो तो बिल्कुल, ये तो एक बड़ी एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। आप हुँ, अपनी विदेश नीति को इस ढंग से डिज़ाइन करते हैं जिसमें आपके अपने हित, अपने राष्ट्रीय हित सर्व होते हों इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। उसी के आधार पर आप भिन्न-भिन्न देशों के बीच में सहयोग होता है। हाँ, ये बात ज़रूर मानने की है, इसको आप आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ग्लोबल सप्लाई चेन का जहाँ सवाल आएगा, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना बहुत आगे है, और भारत और अमेरिका सहित दुनिया के बहुत सारे देशों के बाज़ार चीनी माल से अटे पड़े हैं, ये बात सच है। तो
शायद ये जो बात उसने कही है उसके पीछे कुछ लोग ये देख सकते हैं कि ये एक प्रच्छन्न, एक इनडायरेक्ट धमकी है कि भाई अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते रहे, जिसे हम साजिश समझते हैं अपने खिलाफ, तो हम आपकी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देंगे, कहीं उसे रोक देंगे, तो सप्लाईज आपको नहीं मिलेंगी, आपके यहाँ माल अगर नहीं जाएगा तो फिर उससे आपकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी। इसे आप एक प्रच्छन्न धमकी के रूप में भी देख सकते हैं, कुछ लोग जरूर देख रहे होंगे। लेकिन ये बात कहते हुए चाइना ने जिस फैक्टर को इग्नोर कर दिया है वो ये है कि चाइना अपना माल किसी को चैरिटी में नहीं देता। वो भारत को मुफ्त में नहीं दे रहा, अमेरिका को मुफ्त में नहीं दे रहा, दुनिया के किसी भी देश को मुफ्त में नहीं दे रहा। दुनिया का कोई भी देश किसी भी दूसरे देश को मुफ्त में कुछ नहीं देता है, तो हम बाकायदा उसकी कीमत पे कर रहे हैं, और जो हम कीमत पे कर रहे हैं उससे उनको जो इनकम हो रही है तो उससे उनका रोजगार होता है, उनको उसका पैसा मिलता है। अगर ये सप्लाई चेन कहीं डिस्टर्ब होती है, मैं तो एक्सट्रीम बात करता हूँ कि ध्वस्त भी हो जाती है अगर, तो जहाँ पे हमें परेशानी होगी, मुश्किलें होंगी, तो वहाँ उनको क्या नहीं होगी। तो ये तो दोनों में है। आज की तो बात केवल हमारे प्रधानमंत्री की विजिट थी जहाँ पर जो बातें हुई, आप याद कीजिए 3 साल पहले जो गलवान में हुआ था, उस वक़्त तो ज़्यादा तनातनी दोनों को रिश्ते, दोनों देशों के रिश्तों में आ गई थी। जी। उस वक़्त भी ये व्यापार निर्बाध गति से चलता रहा था। जी। चाइना ने तो अपने इस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, तो आज कैसे करेगा? और मैं एक्सट्रीम पे जाके बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि फ़र्ज़ कीजिए सप्लाई चेन ध्वस्त ही हो जाती है, तो एक तो ऐसा होता है जिसको कहते हैं कि अपॉर्च्युनिटी इन एडवर्सिटी। भाई जब सर पे आप बड़े कर देखेंगे, फिर जो हमारे अपने, हमने इतने सालों से अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो इग्नोर किया हुआ था, हम उसे फिर से चालू करेंगे। हम कुछ चीज़ों के सब्स्टिट्यूट निकालेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर चाइना से हमें सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। कुछ उसमें हमको बर्डन आएगा, बट वी विल टेक केयर ऑफ इट, हम उससे निपट लेंगे। तो ये साजिश की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बात कहे कि वो एक हमको इनडायरेक्टली धमकी देने की कोशिश में कर रहे हैं, और उनके इस खेल को हमारे भी जो फॉरेन पॉलिसी प्लानर्स हैं और अमेरिका के भी हैं, बड़ी अच्छी से समझते हैं। इस बात पे कोई बेकार में फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नैरेटिव और बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। उसने जी, ये कहलवाया है कि खुद को मतलब चीन भारत के लिए ज़रूरी भी बता रहा है, और उसने ये भी कहा है कि अमेरिका को भारत जितना ज़्यादा निर्यात करता है, उतना ही उसे चीन से आयात करना पड़ता है। तो ये जो गणित उसने लगाया है, ये किस हिसाब से लगाया है? देखिए उनका हिसाब तो वो जाने किस हिसाब से कह रहे हैं कि यदि अमेरिका से हमारी नज़दीकियाँ होंगी, तो हमें हुँ। अपना आयात जो है चीन से बढ़ाना होगा। हुँ, हुँ। कम से कम मैं तो दोनों चीज़ों के बीच में कोई संबंध नहीं देखता हूँ। हुँ, हुँ। इफ़ एनीथिंग अगर कोई संबंध हो भी सकता है तो वो ये हो सकता है कि जब अमेरिका से हमारे रिश्ते नज़दीक आएँगे तो बहुत सा इम्पोर्ट तो हमें अमेरिका से मिल जाएगा, जो कि आज भी मिल रहा है। सच्चाई तो ये है कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं इन दोनों देशों को, चाइना को भी और अमेरिका को भी, उसकी तुलना में कई गुना माल हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। तो ये हमारे विदेश व्यापार की कमी है। हमारा ट्रेड डेफ़िसिट दोनों देशों के साथ चल रहा है। कुछ समय पहले तक चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था, जो कि अब अमेरिका है। चीन को पीछे छोड़ के, लेकिन नंबर 2 पर आज भी चाइना है। हुँ, हुँ। मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका की स्ट्रॉन्ग है, हालाँकि पिछले कुछ दशकों में उसमें भी काफ़ी सेटबैक लगे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बड़े खुले दिल से, पूरी उदारता से चीनी माल को अपने यहाँ पे आने की छूट दी है, इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशन की भावना के तहत। तो वो बात है। इस बात में मैं कुछ तत्व नहीं देखता हूँ कि वो ये कहें कि साहब अमेरिका से भारत के रिश्ते नज़दीक आएँगे तो उनका आयात बढ़ेगा। आयात तो जो बढ़ना है वो बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है। हुँ, हुँ। हालाँकि पिछले कुछ समय से एक रियलाइज़ेशन, इस बात की अनुभूति हमारे देश के नीति निर्माताओं को भी हो रही है कि जिस गति से हमारा आयात बढ़ रहा है, ख़ासकर चीन से, वो दूरगामी हमारी इकोनॉमिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो हमें उसके सब्स्टिट्यूट तलाश करने होंगे। जैसा मैंने कहा था कि एक रास्ता तो हो सकता है कि भई हम अपने खुद के जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको मजबूत बनाएँ।
पर उसमें बड़ी बाधाएं हैं। सुधार की कोशिश सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी जो एक्सपेक्टेड यानी कि जो वांछित जो गति है, जो जितनी होनी जी चाहिए, हम उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए वो जो उसके सब्स्टिट्यूट हैं, उसके लिए हम दूसरे देशों से सोर्सेज तलाश करें। तो मुझे विश्वास है कि हमारे जो प्लानर्स हैं, जो नीति निर्माता हैं, वो ज़रूर इन विषयों के बारे में दे मस्ट बी सीज्ड विद दिस एस्पेक्ट, वो ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे। बहरहाल पर से जैसा कि कहा है, ये बयान जो सामने है, इसमें कोई तत्व मैं नहीं देखता हूँ। वैसे जब से जो बाइडेन और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्लोज हुए हैं, तमाम सारे देशों की नज़रें अब भारत पे आके लग गई हैं। आज मैं सुबह कुछ देख रही थी तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान में मोदी के नारे लग रहे हैं और वो भी मतलब वहाँ के जो कैबिनेट है उनके सामने। मतलब वहाँ पे भी मोदी को अगर पसंद किया जा रहा है, उनके नारे लग रहे हैं, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडिया। और वो इस दौरे के बाद ही हुआ है। किस सिनेरियो में देखते हैं इसको आप? देखिए, भारतीय होने के नाते हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो एक ऐसे देश में भी लोकप्रिय हो रहे हैं जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के हालात क्या हैं, ये हम सब जानते हैं, जी। खासकर आर्थिक मोर्चे पे जो उनकी विफलताएं हैं और उसकी वजह से वहाँ की आम जनता को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि वहाँ पे खाने के लाले पड़े हैं, आटा वहाँ पर हुँ। इतनी सोट आफ्टर चीज हो गया है कि लोग मारे हुँ, मारे फिर हुँ। रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। जी, जी, वहाँ तो तो एक तरफ वो अपने इंटरनल युद्ध से जूझ रहे हैं, वहीं महँगाई से जूझ रहे हैं वहाँ के लोग। जी हाँ, राजनीतिक अस्थिरता का भी दौर है ये। इमरान खान जी, को लेकर के जो कुछ हुआ वो हमने देखा है। उनके जी। कोर कमांडर के घर तक पे हमला हुआ, जो कि कभी देखा ना सुना, ऐसा कभी नहीं होता जो पाकिस्तान में हुआ है। तो उनके जो इंटरनल हालात हैं, तो डेफिनेटली जो आम आदमी है, जो आदमी सड़क पे है, तो वो तो कहेगा कि हमारे नेता निकम्मे हैं, और ये बात सच भी है। अगर उनके नेताओं में थोड़ी दूरदर्शिता होती, थोड़ी अक्लमंदी होती, वो अपनी अर्थव्यवस्था को और अपनी राजनीति को मैनेज करना जानते, थोड़े बेहतर ढंग से कर पाते, तो जनता को इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए थी, इतनी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो रहे हैं। तो जो हमारे मोदी के पक्ष में जो नारे लग रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो एक आम जनता की जो फ्रस्ट्रेशन है, जी। ये उसका परिणाम है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। जी, जी। वो मोदी की जय जयकार करके अपने ही नेताओं को संदेश दे रहे हैं कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो, तुम्हारे हुँ, बस का हुँ। कुछ नहीं है, तुमको जाके मोदी से कुछ सीखना चाहिए। जी, और मैं आपको बता दूँ, आप भी जानती होंगी कि ये कोई जी। आज ही की घटना नहीं है, जी, पहले भी जी। ऐसा होता रहा है। वो लोग जी, बहुत बिल्कुल। वर्षों से अपने नेताओं से बड़े जी। परेशान हैं। तो नहीं मैंने कहा काफ़ी कि जी, भारतीय के तौर पे हम इस पे गर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई कोई ख़ास मतलब नीति के स्तर पर होगा, ऐसा नहीं लगता। हुँ, हुँ। एक और बात जानना चाह रही हूँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी थोड़ी-सी भसड़ मचाने की कोशिश की। उन्होंने उस दौरे के दौरान एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता की स्थिति अच्छी नहीं है। यानी कि जी, एक सवाल भी वहाँ प्रेस ने उठाया था कि आपके देश में मुस्लिम जो हैं ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं हैं, जिसका कि प्रधानमंत्री जी ने जवाब भी दिया था कि जी, लोकतंत्र जो है वो हमारे डीएनए में है। इसका सपोर्ट अमेरिका ने भी किया। लेकिन अभी ये जो इंटरव्यू है बराक ओबामा का, इसमें इन्होंने ये कहा कि अगर वो होते बाइडेन की जगह, तो वो इस मामले को ज़रूर उठाते। देखिए, ओबामा साहब जो है बड़ी छोटी उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे। जी, जी। 2 टर्म उन्होंने ली और उनका हुँ, कार्यकाल काफ़ी अच्छा भी रहा। अब हुँ। बेचारे रिटायर हो गए हैं, तो अब क्या करें? किसी न किसी तरह से उनको भी लाइमलाइट चाहिए।
जी। आप जब 8 साल इतने दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर देश के राष्ट्रपति रहे हों हुँ, और रिटायरमेंट के बाद आप एकदम से घर बैठ जाएँ, तो ये किसी को हुँ, अच्छा तो हुँ, लगेगा नहीं। हुँ, तो फिर हुँ। वो भी भिन्न-भिन्न विषयों में अपने आप को इन्वॉल्व करके समहाउ मीडिया में, लाइमलाइट में बने रहने की कोशिश करते हैं। अब अगर वो सरकार जो कर रही है उसी के गीत गाएँगे, तो उनको फिर कौन पूछेगा? तो इसलिए उन्हें उनसे भिन्न कुछ बोलना है। जी, तो इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी में ये बात तो सच है, हमको इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए, मानना मानना चाहिए कि अमेरिका में अमेरिकन सरकार बेशक इतने साथ हमारे है, इतना क्लोज़ है, हमारे मोदी जी की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, व्यक्तिगत स्तर पर भी है और भारत जी, सरकार की जी। तो किसी के को भी पूरा क्रेडिट जाता है इस बात का। नो डाउट, नो लेकिन डाउट। सच ये भी है कि वहाँ भी एक ऐसा वर्ग है लोगों का, इंटेलिजेंसिया का, मीडिया का, प्रेस का और कुछ दूसरे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनका भी एक वर्ग है, जी, जिनकी भावनाएँ भारत के प्रति ज़्यादा सद्भावपूर्ण नहीं हैं। जी, जी, हमारे वो तो अपने देश में नहीं है, हमारे अपने देश हमारे में यहाँ बहुत भी है। बड़े लोग हैं और हमारे यहाँ के शायद लोग भी। इसीलिए हमारे जी, हमारे राहुल गांधी जी को लगा होगा तो वो नेचुरली ऐसा जो वर्ग है, उन्हीं के बुलावे पे या उन्हीं के साथ मिलके वो गए और जी, उन्होंने जी, वो तमाम बातें वहाँ पे कही। जी, तो जी, एक वर्ग ऐसा ज़रूर है और ओबामा साहब भी उसी वर्ग के नज़दीक हो गए हैं या पहले से रहे होंगे मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम जब यानी कि वो ये भी राहुल राहुल गांधी जी हो गए हैं? ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो अमेरिका में बैठ के एक दूसरे देश के बारे में तो ऐसी बातें कही हैं, ऐसे ही सुना था कि राहुल की भाषा बोली, अपने देश के बारे में तो नहीं बोलते हैं। तो हमारे हुँ, राहुल जी तो सबको पीछे छोड़ गए इन मामलों में, उनकी अपने बात देश तो की बात करना। शुरू कर दी वहाँ, हाँ, बुराई शुरू कर वो दी। तो वो तो ओबामा ने तो हमारे देश के बारे में ऐसा बोला है, तो हमारे जी, दृष्टिकोण से तो बहुत गलत बोला है, लेकिन वो चीज़ कहीं अमेरिका के हितों को तो हुँ, हुँ। प्रभावित नहीं करती है, जो कि हमारे ये राहुल भैया कर हुँ, आए अमेरिका में और जी, इंग्लैंड में जा कर के, तो उनकी बात तो छोड़ दीजिए। तो ओबामा साहब की ये जो बयान है, ये उसी चीज़ का परिणाम है। 2 कारण हैं कि एक तो ये कि जो एक पावरफुल लॉबी जो अमेरिका में है, जो कि एंटी इंडिया है, तो फिलहाल इनको वो कहने के लिए और कुछ नहीं है, तो भई यही कह रहे हैं। क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हैं, किसी भी आधार पे देखें तो कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति या संस्था ये सिद्ध नहीं कर पाएँगे कि हमारे यहाँ किसी भी मामले में मुसलमानों को या किसी भी दूसरे वर्ग को दूसरे नागरिकों की तुलना में कमतर देखा जाता है या माना जाता है या वैसा कोई ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन अब प्रोपेगेंडा है तो वो अपना कर रहे हैं और हमारे पीएम ने देखिए कितना उसको मैं कहूँगा कि इन सच ए ग्लोरीफाइड मैनर कितनी डिग्निटी से, कितनी गरिमापूर्ण ढंग से उसको जी, जी, काउंटर कर। तो ओबामा साहब की बात पर मैं ज़्यादा वेट नहीं रखता हूँ, ख़ासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब वो खुद राष्ट्रपति थे, हमारे संबंध उनसे बड़े अच्छे थे, तब भी हुँ, भारत के हुँ। बारे में बड़ी अच्छी बातें कहते थे। तो इसलिए उनकी बात का ख़ास महत्व नहीं है, वो एक राजनीतिज्ञ के द्वारा दिया गया बयान है, जो शायद उनके अपने देश के किसी एक वर्ग को एड्रेस करने के लिए नहीं, बड़ी तरीके उनकी से। आलोचना हो रही है उनके इस बयान को लेकर के। जी, अमेरिकी आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं जॉनी मूर, उन्होंने भी उनको अच्छी नसीहत दी है और अपने यहाँ हमारे यहाँ जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी उनको काफ़ी आईना दिखाया उन्होंने है। उनको जवाब दे दिया है, सही मायने में दे जी, दिया है। जी, जी। तो चूँकि हम बात कर रहे थे जी, वहाँ की जो भी चल रहा है, तो इसलिए हमने ओबामा जी को भी टच किया क्योंकि जी। अपने यहाँ भी कई ओबामा हैं। तो वो तो कहा है, हमारे यहाँ बहुत जी, ओबामा है, जी, जी। तो कहा गया है हमारे यहाँ भी। जी, जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही है, देखिए भारत जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर है स और इस सरकार के कार्यकाल में तो उसको बहुत मजबूती मिली है। जी, सैन्य फ्रंट पर भी और जो है आर्थिक क्षेत्र में भी। और सबसे बड़ी बात मैं जो मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री का जो आत्मविश्वास देखिए, वो पुतिन के मुँह पर ये कह आते हैं कि भैया जो तुम कर रहे हो वो उसको मुगालते में मत रहो, जी। ये ज़माना युद्ध का नहीं है। और हुँ, वही हुँ। बात वो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कह रहे हैं, खुलेआम भी कह रहे हैं। ये इंटरनेशनल अफेयर्स में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है और जी, हमें इस जी। पे निश्चित रूप से गौर करना चाहिए और हम उम्मीद ये करते हैं कि इसी मार्ग पर इतनी दृढ़ता से देश आगे बढ़ता रहेगा और इसी तरह से विश्व के तमाम देशों में जो भारत का सम्मान है और जो आदर है,
वो बढ़ता रहे। यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि केसी गुप्ता जी ने अपनी बात चीन के जो अपने दुख पैदा हो गए हैं भारत और अमेरिका के अच्छे रिश्तों को लेकर के, उस पे बड़े विस्तार से उन्होंने और बड़ी सामान्य भाषा में उन्होंने आपको समझाया। मैं चाहूँगी कि आप जब ये वीडियो देख रहे हों, तो आपके मन में जो भी सवाल हों, आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में कहिए। और ये पूरा वीडियो आपने देखा, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा हर कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।